हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। अभी हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, दो खबरें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं और ये दोनों ही खबरें एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान के संदर्भ में अपनी बातें दर्शा रही हैं। जो पहली खबर है, इसमें FATF के रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। पेरिस में इसका मुख्यालय है, 1989 में इसकी स्थापना हुई है और ये जो संगठन है ये टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को लेकर के पूरे वैश्विक स्तर पर जो गतिविधियां चल रही हैं उसके मद्देनजर अपनी रिपोर्ट जारी करता है और विभिन्न देशों के संदर्भ में अपने स्तर पर जो लिस्टिंग है वह भी जारी करता है। लाइकवाइज ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट के स्तर पर कई बार कई सारे देशों को उन लिस्ट के अंतर्गत ला करके उनके अगेंस्ट में कुछ शिकंजा भी कसने की कोशिश करता है। तो इसी के द्वारा एक रिपोर्ट जो जारी की गई है ये दर्शा रही है कि वर्तमान में भारत को कई सारे आतंकी गतिविधियों के कारण खतरे का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी कंटेक्स्ट में जो पहली खबर है उसमें यह बताया जा रहा है कि FATF रिपोर्ट वांट्स लेफ्ट विंग ग्रुप्स सीकिंग टू ओवरथ्रो इंडियन गवर्नमेंट। कहने का मतलब कि भारत सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश जैसी जो गतिविधियां हैं वो इनके माध्यम से की जा रही हैं और यहाँ पर केवल लेफ्ट विंग के द्वारा ही नहीं बल्कि ISIS और अलकायदा जैसे जो संगठन है इनकी सक्रियता भी, इनसे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं इनकी सक्रियता भी जम्मू कश्मीर वाले रीजन में देखी जा रही है। साथ ही जो हमारे देश का पूर्वोत्तर का इलाका है और उत्तरी इलाका है यहाँ पर भी कुछ ऐसी विरोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है FATF की इस रिपोर्ट में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट इस FATF के द्वारा जारी की गई है और उसी के माध्यम से इन सब बातों के बारे में हमें पता चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने FATF की रिपोर्ट के हवाले से ही भारत सरकार के संदर्भ में यह भी बयान जारी किया है कि भारत सरकार के द्वारा जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स हैं इनके संदर्भ में बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इनका मिसयूज कहां पर किया जा रहा है, इनका मिसयूज किया जा रहा है टेरर फाइनेंसिंग में और इस लिहाज से भारत सरकार को इस मद्देनजर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम लोग इस विषय को और थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें FATF के मद्देनजर यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स में एडमिशन लीजिए, क्योंकि 22 सितंबर तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपनी GS की तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पर इससे आपकी GS की तैयारी में और मदद मिल सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसी कोर्स के अंतर्गत ASA और CSET की जो कक्षाएं हैं उसको भी शामिल की गई हैं, इसलिए आपको अलग से इसके लिए कोई भी फी अदा करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही उम्दा तरीके से आप अपनी GS की तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं और इससे आप अपनी GS की साथ साथ में अपनी पूरी संपूर्ण तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हम लोग बातचीत कर रहे हैं FATF के द्वारा जो चेतावनी जारी की गई है। यहां पर मैंने आपको बताया कि अलकायदा और ISIS से भारत को खतरा का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि जो भारत का उत्तरी इलाका है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहां पर से भी जो खतरे की घंटी है वह सामने बजती हुई दिख रही है और FATF ने यहां पर वार्न किया है कि सावधान हो जाइए। आपको यहां पर थोड़ा सा बहुत अधिक तहकीकात करते हुए, बहुत अधिक अपने जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनको सक्रिय करते हुए इस मद्देनजर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा भारत सरकार के संदर्भ में यह भी चेतावनी जारी की गई है कि धन शोधन का मुख्य स्रोत देश के भीतर की अवैध गतिविधि से ही उत्पन्न हो रहा है, इस पर भी लगाम कसने की आवश्यकता है। यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो धन शोधन है, इस धन शोधन का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल,
पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए उसका गलत काम में यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर यहां पर सावधान हो जाने की आवश्यकता है। कई बार जो ब्लैक मनी है उसको गलत तरीके से वाइट करके और देन फिर उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। इस या फिर जो ऐसे धन है जिसका कोई अपना वारिस नहीं है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल न करके और आतंकवादियों को वित्त पोषण करने के लिए, उनको हथियार मुहैया करवाने के लिए, उनके शिविर को और बेहतर तरीके से सुसज्जित करने के लिए इस आधार पर यदि पैसे का इस्तेमाल हो रहा है तो ये सब धन शोधन के ही अंतर्गत आता है। और यहां पर दोस्तों इस बात को मद्देनजर रखा गया है FATF की रिपोर्ट के अंतर्गत। यहां पर एक चीज जो FATF के द्वारा भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में बताया गया है वो ये कि भारत के द्वारा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है यानी कि धन शोधन के अगेंस्ट में जो अपने स्तर पर कार्रवाइयां की गई हैं और साथ ही जो टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में यानी कि आतंकवादियों को आतंकी गतिविधियों के संदर्भ में जो वित्त पोषण जैसी सक्रियता देखी जाती है उसके अगेंस्ट में जो भारत के द्वारा कार्रवाइयां की गई हैं उसकी FATF के द्वारा प्रशंसा की गई है। और ये कहा गया है कि निसंदेह भारत सरकार के द्वारा बीते कुछ समय से इस बाबत बहुत ही बेहतर कदम उठाया गया है। लेकिन यहां पर भारत सरकार को FATF के द्वारा कुछ सजेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए जा रहे हैं और इसमें यह कहा जा रहा है कि ठीक है आपको यहां पर कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। लाइकवाइज आपको वित्तीय गुप्तचरी पर ध्यान रखना होगा और साथ ही आपको वित्तीय अन्वेषण यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर भी ध्यान रखना जरूरी है। कारण इसका यह है कि पैसे का इस्तेमाल कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, वो पैसा किसके पास से किसके पास जा रहा है ना। इन सभी पहलुओं को आपको सावधानी से तहकीकात करने की आवश्यकता है। और यहां पर बहुत जोर देकर के कहा गया है कि आज के समय में जबकि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में भारत को अपने इस वित्तीय गतिविधियों पर और अधिक सावधानी से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका दुरुपयोग किया जाए और इससे भारत को ही आगे आने वाले समय में खतरे का सामना करना पड़े। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो भारत में गैर लाभकारी क्षेत्र काम कर रहे हैं यानी कि जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स हैं वहां पर जो टेरर फाइनेंसिंग की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल रही है वह बहुत अधिक सचेत करने वाली है। और इस मद्देनजर जो गैर लाभकारी क्षेत्र के दुरुपयोग के संदर्भ में भारत की वर्तमान में एक निष्क्रियता है उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए और भारत को इस मद्देनजर भी अपनी सक्रियता के साथ में इस पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है वो कदम उठाए ताकि ऐसे क्षेत्रों में जो आतंकी वित्त पोषण है या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से इसका दुरुपयोग करने की संभावना है उसे समाप्त किया जाए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में लगभग 3500 या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स हैं वो काम करते हैं। वो किसी न किसी रूप में कोशिश करते हैं कि जो सामान्य सिविल सोसाइटी है या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको मदद करने की आवश्यकता है उनको इनके द्वारा कई बार मदद की भी जाती है। लेकिन यदि इनका इस्तेमाल गलत काम के लिए होने लगा, यदि इनको गलत तरीके से पैसा मिलने लगा तो फिर निश्चित तौर पर ये और अधिक खतरा पैदा कर सकते हैं। इसी बाबत यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। दोस्तों यहाँ पर 2-3 बातें और बताई गई हैं FATF के माध्यम से। ये ध्यान में रखिएगा कि भारत को 3 क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत पर बल दिया गया है। जहां एक तरफ जो NPO है वही नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि गैर सरकारी संगठनों के संदर्भ में भारत को यह सुझाव दिया गया है कि आप इस क्षेत्र में और अधिक ध्यान दीजिए, इसके रेगुलेशन को लेकर के और अधिक आपको काम करने की जरूरत है। वहीं जो PEPs हैं यानी कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस हैं इसके संदर्भ में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि ऐसे लोग जो कि राजनीतिक तौर पर बिल्कुल उजागर हो चुके हैं, उनके कृत्य के बारे में समाज और देश को पूरी तरीके से पता चल चुका है, उनकी गतिविधियों के बारे में लोगों को पता चल चुका है। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट में आपको नकेल कसने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके कारण जो आपकी अपनी अर्थव्यवस्था है, जो आपकी अपनी गतिविधियां हैं उसका दुरुपयोग किया जाए और देन प्रशासन के स्तर पर या फिर जो वित्तीय प्रशासन
के स्तर पर विशेष करके जो गतिविधियां चल रही हैं उसका ये नाजायज लाभ उठाते हुए और आपके लिए खतरा पैदा कर सके। तो यहां इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, आप कॉमन सेंस से समझिए ना कि भाई कोई यदि बहुत ही ऊंचे पद पर विराजमान व्यक्ति है, उसको तो सब कुछ का आइडिया है। अब ऐसे में वो उसके पास में यदि धन आता है, उसके पास में कैसे भी कहीं से भी धन आता है, तो वो उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है या करवा सकता है ना। तो ऐसे में इन लोगों के संदर्भ में सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो गलत काम में पकड़े गए हैं, जो गलत काम में संलिप्त हैं, ऐसे में इन लोगों के अगेंस्ट में क्या ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, यह भारत सरकार को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो DNFBPS हैं, यानी कि जो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस हैं, यहां पर भी सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है। डिजिग्नेटेड नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? नाम से यह स्पष्ट है कि डिजिग्नेटेड है, यानी कि उनको मान्यता प्राप्त है, लेकिन वो नॉन फाइनेंसिंग बिजनेसेस हैं। ऐसे कारोबार हैं जिसमें फाइनेंसिंग गतिविधियों का यानी वित्तीय गतिविधियों का इस्तेमाल नहीं होता है, या फिर ऐसे पेशे हैं जिसमें कि वित्तीय गतिविधियों का इस्तेमाल नहीं होता है। उन पर भी भारत सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनके द्वारा भी जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर जो टेरर फाइनेंसिंग जैसे कृत्य हैं, इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, और इस लिहाज से आपको यहां पर भी सचेत होना होगा। तो इन सभी पहलुओं के मद्देनजर FATF के द्वारा ये सारी बातें की गई हैं। यहां पर हम लोगों ने FATF के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण बातें अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत कही गई हैं, उसको हम लोगों ने ब्रीफ में समझा। निश्चित तौर पर यह टॉपिक IAS के मेंस एग्जामिनेशन और प्री एग्जामिनेशन दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार इसको लेकर के सवाल पूछा भी गया है, इसलिए इस टॉपिक को जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। यहां पर मैं आपसे एक सवाल भी पूछ रहा हूं, जो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि FATF में टोटल एट प्रेजेंट कितने देश शामिल हैं। मैंने FATF के मुख्यालय के बारे में बता दिया था। अब आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा कि FATF में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं। जल्द से जल्द इसका उत्तर दीजिएगा। अगले सेशन में जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पायरेंट सही उत्तर देगा, उसका नाम भी मैं जरूर अनाउंस करूंगा, और बाकी इससे आप सभी को भी मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।